जंगल के आड़े तिरछे रास्तों पर जॉर्ज अपनी बीवी जूलियस के साथ ड्राइव पर था। जॉर्ज मुस्कुराते हुए कहता है, जूली तुम्हें कैसा लगेगा जब कोई मर चुका हो और फिर भी तुमसे राब्ते में हो, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो। जूली कहती है, तुम साइंटिस्ट लोग इतना अजीब क्यों सोचते हो, हमें जाने वालों को रोकना नहीं चाहिए, मुमकिन है आगे कोई और जिंदगी उनके लिए बेहतर हो। आगे से जॉर्ज जवाब देता है, जूली हम मौत के बाद 3 साल तक इंसान का सबकॉन्शियस ब्रेन जिंदा रखने के काबिल हो चुके हैं। हम मरे हुए इंसान के दिमाग को सिमुलेशन डेटा सप्लाई करते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी और ख्यालात पहले की तरह रवां रखता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो कब का हॉस्पिटल से कब्र में मुंतकिल हो चुका है और अब सिर्फ एक ब्रेन है जो एक तारीख डब्बे में बंद है और उसके गिर्द जो दुनिया है वो महज उसका अपना तखय्युल है। जूली, मैं इस मिशन का लीडिंग साइंटिस्ट हूँ और अब 3 साल के लिए जापान में हम इस मिशन के अगले हिस्से में काम करेंगे। जूलियस परेशान होकर कहती है, जॉर्ज क्या तुम 3 साल के लिए कहीं जाने वाले हो? जॉर्ज कहता है, हाँ, आर्काइव कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। हम उन डब्बों में बंद दिमागों को डिजिटल फॉर्मेट में ढालकर उन्हें रिबोटिक वजूद देंगे। यूं वो लोग जिनकी वजह से जमाने में मुस्बत इनकलाब आते हैं, वो लोग जो इंसानी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाते हैं, हम उनकी मौत के बाद भी उन्हें अपने असल जज्बात, एहसासात और यादाश्त के साथ जिंदा रखेंगे ताकि वो एक लंबे अरसा तक इस दुनिया को लीड कर सके। जॉर्ज ने अपनी बात खत्म की ही थी कि अचानक बाहर से एक गाड़ी उनकी गाड़ी से आन टकराती है और विंडस्क्रीन तोड़कर अंदर तक घुस जाती है। 2 खौफनाक चीखों के साथ ये सारा मंजर अंधेरे में डूब जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, लम्हा ब लम्हा तजस्सुस के समंदर में उतरती, फ्यूचर के फलक पर जगमगाती ये साइंस फिक्शन कहानी किस मोड़ पर अचानक अपना पैंतरा बदल कर आपको हैरानो परेशान कर देगी, यही सब कुछ जानने के लिए इस कहानी के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। नाज़रीन, याद रहे, वो चाहे डीएनए एडिटिंग हो या ब्रेन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट, गर्ज कुदरत के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ का मैं हामी नहीं हूं। ये सब इंसानियत के लिए अगरचे फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये फायदे से ज्यादा जहर है। ऐसी कहानियों का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि दुनिया आगे फ्यूचर में किन ख्यालात पर काम करने वाली है। और अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी शुरू होती है नीम तारीख हॉल में कुछ लोगों की गर्मा गर्म बहस से। ज़ीटा स्पेस एजेंसी कायनात की पुरहोल खामोशियों में इंसान की वाहद सरगोशी साबित हो रही थी, जबकि आर्काइव रिबोटिक कंपनी अपने अजीबोगरीब आइडियाज की बदौलत सबकी नजरों में थी। और अब एक खुफिया हॉल में दोनों कंपनीज के अहम लोग रूबरू बैठे हुए थे। ज़ीटा का डायरेक्टर थॉमस एक तस्वीर प्ले करता है। सामीन, ये सियारा JS-55 है, जमीन से 1 लाइट ईयर दूर। यहाँ झीलें और बर्फीले मैदान पाए जाते हैं। मुमकिन है यहाँ जिंदगी किसी सूरत मौजूद हो, मगर मिस्टर डैनियल, तुम हमारा दर्द समझ सकते हो। स्पेस में मौजूद हमारे टारगेट से बैक आने वाली इंफॉर्मेशन बहुत सुस्त और खर्चीली है। मरीख पर 2 मिनट रोवर चलाए तो अगले 24 घंटे बाद उन 2 मिनट्स की रिपोर्ट आती है। भले ही इंसानी जहानत लाखों लाइट ईयर दूर चमकते सितारे के खदोखाल और उसकी सतह का जायजा लेने के काबिल हो चुकी है, लेकिन किसी दूसरे सियारे पर आबादकारी इसी सूरत मुमकिन है कि वहां ह्यूमन इंटेलिजेंस बजाते खुद पहुंचे और उसी तेजी से काम करे जिस तेजी से यहाँ हम इंसान काम करते हैं। डैनियल कोई सियारा फिल वक्त हमें इतनी मोहलत देने को तैयार नहीं है कि वहां उतरकर उसकी सतह पर उतरकर हम उसको परख सकें। यहाँ से अरबों डॉलर के भेजे जाने वाले मिशंस को हम सेकंड्स के हिसाब से रन करते हैं। डैनियल, कहाँ लाखों लाइट ईयर की फासले और कहाँ हमारे जर्रा नुमा सेकंड्स। हम बहुत फंसे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आर्काइव हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल सकती है। आर्काइव का डायरेक्टर डैनियल पुरसोच निगाहों से थॉमस की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर थॉमस, सिर्फ एक रास्ता है। हम JS-55 पर काम करने वाले तमाम साइंटिस्ट के दिमागों को जमीन के कंट्रोल रूम से निकालकर सीधा JS-55 पर भेज दे। मिस्टर थॉमस डैनियल को आंखें स्क्वेड कर देखता है
और डैनियल कहता है इस मिशन में हम साइंसदानों का सबकॉन्शियस ब्रेन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन्हें रिबोटिक वजूद देकर GS-55 प्लेनेट पर भेजेंगे। यूं उस सियारे पर इंसान का डिजिटल क्लोन जमीन से आने वाली हदायत का मोहताज नहीं होगा। वो एवरी कंडीशन में तेजी से आगे बढ़ेगा और अपने लिए जरूरी लेबोरेटरीज भी खुद ही बनाएगा। थॉमस डैनियल से पूछता है कि क्या इस सिलसिले में तुम्हारी कंपनी में कोई जीनियस है? डैनियल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मिस्टर थॉमस, हमारा सबसे पावरफुल जीनियस न्यूरो साइंटिस्ट मिस्टर जॉर्ज, हम मरे हुए लोगों को डिजिटली जिंदा करने के लिए पहले ही उससे एक अच्छी खासी डील कर चुके हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि डैनियल कुछ मजीद बोलता, उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया और सेलफोन डैनियल को देता है। दूसरी तरफ से जो भी था, डैनियल उसकी बात सुनकर उछल पड़ता है और उसके मुंह से बेइख्तियार निकलता है, जॉर्ज तुम नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता। यूं मोजेस को रात स्टोरी का ये सीन फेड आउट हो जाता है। बर्फानी जंगल, खामोश रास्ते, सफेद पोश पहाड़ियों के दरमियान वो एक खुफिया लेबोरेटरी थी जिसके आसपास किसी इंसान का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। ये कहानी का अगला सीन है। लेबोरेटरी के अंदर कोई यंग साइंटिस्ट अपने काम में मसरूफ था। पूरी बिल्डिंग कंप्यूटराइज लॉक थी। वो यंग साइंटिस्ट सिस्टम से कुछ अटैच करने के बाद जैसे ही पलटता है तो हम देखते हैं कि वो जॉर्ज था। जीटा स्पेस एजेंसी और आर्काइव कंपनी ने उसे जिस खुफिया मिशन पर भेजा था वो उस पर तनदेही से काम कर रहा था। आर्काइव जॉर्ज से किए गए एग्रीमेंट की पाबंद थी कि कोई भी ऑफिसर या साइंटिस्ट लेबोरेटरी का रुख नहीं करेगा। उसे मुकम्मल तन्हाई और प्राइवेसी में मिशन को सर अंजाम देना था, सवाए इसके कि कभी कभार कोई ऑफिसर विजिट करने आए। और अब लेबोरेटरी ज्वाइन करते ही जॉर्ज ने दुखी और ठंडी सांसें ली और एक डिवाइस सिस्टम से अटैच कर दी। कुछ ही वक्त बाद उसकी बीवी जूलियस की कॉल आ जाती है, जिससे बात करते हुए उसकी आंखें झलक पड़ती हैं। दरअसल इस हादसे में जॉर्ज की बीवी जूलियस मारी जाती है और जॉर्ज उसका सबकॉन्शियस ब्रेन निकालकर लेबोरेटरी में ले आता है, जिसे सिस्टम से अटैच करने के बाद उसकी बीवी का दिमाग जॉर्ज से राब्ते में आ जाता है। अब जूलियस के ब्रेन को नहीं पता कि वो हादसे में मारा जा चुका है। उसके मुताबिक जूलियस अपने घर में थी और जॉर्ज मिशन मुकम्मल करने के लिए जापान आ चुका था। कॉल कट होने के बाद भी जूलियस का ब्रेन अपने घर के काम काज में मसरूफ रहता है, यानी वो वैसा ही तखय्युल बुनने लगता है। हालांकि जूलियस मर चुकी थी और उसका दिमाग एक छोटे से बॉक्स में पैक पड़ा था जिसके ऊपर सेंसर्स काम कर रहे थे। मोजेस खुतनजरात, बीवी की मौत के बाद जॉर्ज मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो किसी भी सूरत यूं ही बेबसी से जूलियस को खुद से दूर जाता नहीं दिखना चाहता और अब उसके पास सिर्फ 3 साल थी। बॉक्स में बंद जूलियस का दिमाग 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाता और इसी दौरान उसे उसका एक डिजिटल क्लोन तैयार करना था, यानी रिबोट तैयार करना था, जिसमें जूलियस का नेचुरल ब्रेन डिजिटल में कन्वर्ट होकर काम करता। जॉर्ज ये काम पहले पैसे के लिए करने वाला था और अब वो अपनी शरीकी हयात को एक डिजिटल लाइफ देने के लिए अपनी सलाहियत के तमाम दाव पेच दिखाने के लिए ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार हो चुका था। और दूसरी तरफ आर्काइव के हेडक्वार्टर में सैकड़ों आंखें और धड़कते दिल स्क्रीन पर नमूदार होने वाली इंफॉर्मेशन पर लगे हुए थे, क्योंकि साइंटिस्ट न्यूरो साइंस के मुश्किल तरीन मिशन को सरअंजाम दे रहे थे। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ तो जॉर्ज प्राइवेसी में है तो दूसरी तरफ उसे कंट्रोल रूम में भी देखा जा रहा है। असल बात क्या है? यही तो ट्विस्ट है। जब असल बात खुलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। मोजेस खुतनजरात, बर्फानी जंगल के बीचों बीच इस खुफिया तजुर्बा गाह में जॉर्ज अपना काम शुरू कर चुका था। वो जूलियस के ब्रेन को आर्काइव के मेन सर्वर से अटैच करता है और उसकी तमाम मेमोरी को मुख्तलिफ यूनिट्स में बांटता है और उसके बाद वो एक रिबोट J1 के नाम से इजाद करता है, जिसमें वो जूलियस की मेमोरी इंस्टॉल तो कर लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो रिबोट बोल नहीं पाता। अलबत्ता जॉर्ज की बात को J1 रिबोट सुनता भी है और समझता भी है। अब चूंकि ये अपनी नौयत का सबसे अनोखा मिशन था, इसीलिए बहुत सारी बुनियादी चीजें समझते समझते जॉर्ज को 6 माह गुजर जाते हैं। जॉर्ज दोबारा से J2 के नाम से एक और दूसरा रिबोट इजाद करता है। ये मुकम्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड रिबोट था,
जिसमें उसकी बीवी जूलियस के न सिर्फ जज्बात होते हैं बल्कि लाशऊरी तौर पर इंसान जो कुछ करता है, मसलन नींद का आना, नींद में ख्वाब दिखाई देना, जूलियस का नेचुरल ब्रेन अपने तमाम नेचुरल फंक्शंस के साथ एक डिजिटल ब्रेन में कामयाबी से कन्वर्ट हो जाता है। अब चूंकि J2 दरअसल उसकी बीवी का ही एक डिजिटल वर्जन था, इसीलिए वो जॉर्ज से बेपनाह मोहब्बत भी करती है, हर वक्त उसका ख्याल रखना चाहती है। लेकिन चूंकि वो इंसानों की तरह, खुसूसन जूलियस की तरह बोलती है और ना ही दिखती है, तो जॉर्ज उससे अपने जज्बात वाबस्ता नहीं कर पाता। एक और अहम चीज, इंसान जिस तेजी से मूव करता है या रिएक्शन देता है, J2 वैसा नहीं कर पाती थी। जूलियस के असल दिमाग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हुए जॉर्ज ने एक और खता ये की कि मोहब्बत के एहसासात का यूनिट डबल कमांड कर दिया, जिससे J2 मुकम्मल तौर पर एक चिपकू बनकर रह गई। वो हर वक्त जॉर्ज के साथ रहना चाहती थी, उसे नजरों के सामने रखना चाहती थी। जॉर्ज J2 की इजाद में बहुत ज्यादा गलतियां करता है, जिसकी वो एक लिस्ट मुरतब करता है, और उसके बाद वो J3 के नाम से एक तीसरे रिमोट पर काम शुरू कर देता है, जो बिल्कुल नॉर्मल और इंसानों के जैसे दिखने वाला होगा। नाज़रीन, जूलियस का असल ब्रेन, जो कि एक डब्बे में बंद था, सिमुलेशन में जिंदगी गुजार रहा था। वो कई बार जॉर्ज को गाल करता है और बताता है कि जॉर्ज, तुम्हारे बगैर जिंदगी बहुत बोर सी हो गई है। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, कभी कभार पड़ोसियों से मिलने चली जाती हूँ, बस यही जिंदगी है। जॉर्ज दुखी दिल से उसकी बातें सुनता है। वो जानता है कि जूलियस का असल ब्रेन 3 साल बाद डेड हो जाएगा, जिसमें से 1.5 साल का अरसा निकल चुका है, और 3 साल मुकम्मल होने से पहले पहले उसे जूलियस का डिजिटल क्लोन तैयार करना था। वो उसे किसी भी तौर पर यह बताने की हिम्मत नहीं रखता कि जूलियस, मेरी बीवी, तुम मर चुकी हो और अब तुम्हारे इर्द गिर्द सवाए तारीकी के कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, जॉर्ज J3 पर पूरी तनदेही से काम करता है और इस दौरान J2 से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वो उसे लिए बर्फानी जंगलों में घूमता है। शब के पहले पहर में जब चांद बर्फपोश पहाड़ों में रंग बिखेरता है, तो J2 और जॉर्ज के लिए ये सबसे खूबसूरत वक्त होता है। लेबोरेटरी की बालकनी पर बैठकर सर्द मौसम की यख बस्ता शामों का नजारा और उन नजारों में बीते दिनों की पुरकशिश यादें। आखिर तो J2 उसकी बीवी का ही अक्स थी। कायनात में ये शायद पहला इत्तेफाक था जब एक मशीन इंसान से उल्फत का रिश्ता निभा रही थी। दूसरी तरफ जॉर्ज J3 पर भी पूरी तनदेही से काम कर रहा था, और एक दिन J2 को इस बात का इल्म हो जाता है। वो फौरी तौर पर जॉर्ज से लड़ने आ जाती है और ताने देती है कि उसके होते हुए जॉर्ज ने किसी और का सोचा भी तो कैसे, आखिर क्या कमी थी मुझ में, क्यों अपनाया मुझे। आगे से जॉर्ज खामोशी से उसकी तमाम बातें सुनता है और उसके बाद उसके पांव उतारकर उसे दीवार से टांग देता है और उसकी बैटरी ऑफ कर देता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि काश सच में ऐसा होता हो, हम भी किसी की बैटरी निकाल सके। खैर, जॉर्ज अपने मिशन में तकरीबन कामयाब हो चुका था, लेकिन आर्काइव कंपनी को जॉर्ज ने सिर्फ J1 के बारे में ही बताया था कि मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं और अभी कुछ टाइम लगेगा। एक शाम जॉर्ज को कंट्रोल रूम से कॉल मौसूल होती है, जिसमें आर्काइव की ऑफिसर उसे बताती है कि सुबह लेबोरेटरी की सिक्योरिटी चेक करने के लिए कुछ लोग आएंगे, लिहाजा वो पूरी तरह तैयार रहे। अगर उसका कोई मसला है तो वो उनसे डिस्कस कर सकता है। नाज़रीन, अगर आपने अब तक ये कहानी सुन ली है तो अब कहानी में कुछ गहरी बात होगी। अभी ये स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी जैसी दूसरी मूवीज में होती है, अब कुछ गहरी बात होगी। अगर आप समझ गए तो ठीक, वरना लास्ट होश उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगली सुबह मिस्टर वेलन और मिस्टर मैलोन, 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, लेबोरेटरी में दाखिल होते हैं। जॉर्ज उन्हें तहे दिल से खुशामदीद कहता है। वो पूरे सिस्टम को चेक करते हैं तो वेलन जॉर्ज से कहता है कि पता नहीं मिस्टर जॉर्ज, हमें क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। और ये था भी सच, क्योंकि वो J2 और J3 को छुपाकर सिर्फ J1 की कारकर्दगी ही उन्हें दिखा रहा था। अचानक मैलोन पूछता है कि जॉर्ज, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? जॉर्ज कहता है, हाँ, एक चीज मेरी समझ से बालातर है, और वो ये है कि इधर वाला पूरा सिस्टम मेरी बीवी के ब्रेन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे जूलियस की कॉल दूसरे सिस्टम पर आती है। हालांकि उस सिस्टम का जूलियस के ब्रेन से कोई ताल्लुक है ही नहीं, वो एक अलग सेटअप है। दूसरा, जब मैं खुद जूलियस से राब्ता करना चाहूं तो नहीं होता।
वो जब करना चाहे तो हो जाता है। हालांकि बतौर साइंटिस्ट मेरे पास जूलियस के ब्रेन का मुकम्मल एक्सेस है। और मिस्टर वेलन, तीसरी बात यह है कि जूलियस और कंट्रोल रूम से राब्ता अब बहुत ही वीक सिग्नल्स में होता है और मुझे हीटर चलने के बावजूद बहुत सर्दी लगने लगी है। ये तीसरी बात सुनकर वेलन और मेलन अचानक चौंक जाते हैं। वो किसी बात का जवाब दिए बगैर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जॉर्ज J3 का सिलिकॉन से इंसानों जैसा बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें वो डिजिटल ब्रेन किट शामिल करता है। उसके बाद वो जूलियस के असल ब्रेन को आर्काइव के मेन सर्वर से अटैच करता है और इंतहाई एहतियात से बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करता है जिससे जूलियस का नेचुरल ब्रेन डिजिटल में कन्वर्ट होने लगता है। मैंने एहतियात का लफ्ज इसलिए लगाया क्योंकि उस रिपोर्ट में एक पूरी शख्सियत का ज़ुहूर होने वाला था जिसकी इमोशंस और मेमोरी का बैलेंस होना अशद जरूरी था। अगर एक भी फाइल करप्ट या डबल हो जाती है तो उसके नतायज भयानक साबित हो सकते थे। जॉर्ज हर रोज आर्काइव का मेन सर्वर हैक करता है और नेचुरल टू डिजिटल कन्वर्टेशन का काम करता है। J3 अब मुकम्मल तौर पर जूलियस बनती जा रही थी। अब इस दौरान 3 साल का अरसा मुकम्मल होने को था और आखिरी 1 माह बाकी था। अब जॉर्ज की सेहत बिगड़ने लगी थी। उसे पहले से कहीं ज्यादा सर्दी लगने लगी थी और ये बात वो सिक्योरिटी इंजीनियर्स को भी बता चुका था। एक सुबह वो जागता है तो उसे हैरत का झटका लगता है क्योंकि बाहर जंगल की तरफ निकलने वाला मेन गेट खुला हुआ था। हालांकि ये पूरी बिल्डिंग कंप्यूटराइज्ड लॉक थी। वो जल्दी से पूरे घर की छानबीन करता है तो कुछ शीशे टूटे हुए थे, अलबत्ता बाकी सब कुछ ठीक ही था। जॉर्ज फौरी कंट्रोल रूम में इतला करता है तो उसे शाम को शहर के एक क्लब में आने का कहा जाता है जहां उसकी मुलाकात मिस्टर टैग से होती है। मुलाकात शुरू होती है और टैग उसे कहता है, जॉर्ज, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने कीमती इंसान हो और इससे कहीं ज्यादा कीमती तुम हमारे कंपटीटर्स के लिए हो जो हमारे हर मिशन के दुश्मन बने रहते हैं। जॉर्ज कहता है, क्या मतलब? टैग उसे बताता है कि तुम जिस मिशन पर काम कर रहे हो हमारे दुश्मन ना सिर्फ उस मिशन को जान चुके हैं बल्कि वो लेबोरेटरी की लोकेशन भी ट्रेस कर चुके हैं। अब तुम्हें जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करना है। अगर तुम कोई खतरा महसूस करो तो ये लो ब्रीफकेस और इसे खोल देना, उसके बाद हम देख लेंगे। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ जॉर्ज का आर्काइव कंपनी से कनेक्शन खराब से खराबतर होता जा रहा था। दूसरी तरफ लेबोरेटरी की लोकेशन एक्सपोज होने पर जॉर्ज को काम मुकम्मल करने की भी बहुत जल्दी थी। अब सोचने की बात यह थी कि कंपनी के हेडक्वार्टर से राब्ता दिन ब दिन कमजोर से कमजोरतर हो रहा था और आर्काइव कंपनी जिसने अरबों डॉलर इस मिशन पर लगाए थे इस हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश थी। एक दिन जॉर्ज को ख्याल आता है कि शायद ऊपर कम्युनिकेशन टावर में कुछ खराबी हो सकती है क्योंकि शदीद सर्दी में बाज़ औक़ात आलात काम करना छोड़ देते हैं। ये चेक करने के लिए जब वो टावर की बुलंदी पर जाता है तो उसे फजा में एक ड्रोन नजर आता है जो लेबोरेटरी के गिर्द घूम रहा था, यानी लेबोरेटरी किसी भी वक्त तबाह हो सकती थी। अब वो नीचे आने के बाद गहरी सोचों में गुम हो जाता है। उसने आर्काइव को हरगिज ये नहीं बताया था कि एक नेचुरल ब्रेन को वो डिजिटल ब्रेन में कन्वर्ट कर चुका है और उस रिपोर्ट को एक ह्यूमन लुक भी दे चुका है। अब अगर वो इस राज से पर्दा उठाता है तो आर्काइव J3 उर्फ जूलियस को उससे ले लेगी और चूंकि 3 साल पूरे होने को थे, जूलियस का असल नेचुरल ब्रेन भी डेड होने वाला था, तो वो जूलियस का दूसरा रिपोर्ट भी नहीं बना सकता था। अगर एक बार J3 आर्काइव कंपनी के हाथ चढ़ जाती तो दोबारा जॉर्ज को उसका मिलना बहुत मुश्किल था। आखिरकार वो जूलियस रिपोर्ट को लेकर भाग जाने का प्लान बनाता है। एक दिन जॉर्ज को बैठे बैठे J2 का ख्याल भी आता है। वो रूम में आता है और उसके पाँव लगाकर उसे ऑन करता है। अब J2 जॉर्ज को J3 की मोहब्बत और उल्फत में गिरफ्तार देखती है। वो ये सदमा बर्दाश्त कर ही नहीं पाती और लेबोरेटरी के पास ही एक सर्द तालाब में डूबकर खुद का खात्मा कर लेती है। दूसरी तरफ रिपोर्ट J3 J2 से कदरे संजीदा और समझदार थी। वो मामलात को असल जूलियस की तरह ही डील करती थी, दिखने में भी जूलियस जैसी ही थी। J3 का काम मुकम्मल हो चुका था। जूलियस का नेचुरल ब्रेन डिजिटल ब्रेन में कन्वर्ट होकर बिल्कुल नेचुरल अंदाज में ही काम कर रहा था। दूसरी तरफ 3 साल मुकम्मल होने में आखिरी चंद घंटे बाकी थे। यकीनन अगले दिन आर्काइव के कुछ लोग लेबोरेटरी में आने ही वाले थे और जॉर्ज किसी भी सूरत अपनी जूलियस को उनके हवाले नहीं करना चाहता था। लिहाजा अब फरार का रास्ता और गुमनाम मंजिल उसकी चॉइस थी। वो हमेशा के लिए गायब होने वाला था।
लेकिन इससे पहले वो शरारतन हेडक्वार्टर में काल मिलाता है। और अब यहाँ से वो आखिरी सीन शुरू होता है जो आपके होश उड़ा देगा। मोजेस खातून-ए-हज़रात, लेबोरेटरी से बाहर मौसम शदीद सर्द हो चुका था। हेडक्वार्टर में बार बार ट्राई के बावजूद भी कॉल नहीं मिलती, जबकि लेबोरेटरी से बाहर सर्द तूफान जारी था। J3 उर्फ जूलियस कहती है, जॉर्ज तुम क्या कर रहे हो? जॉर्ज कहता है, कंपनी पर एक अच्छी खासी जाते जाते लानत भेजना चाहता हूँ। J3 उर्फ जूलियस कहती है, आखिर क्यों? जॉर्ज कहता है, उन्होंने अरबों रुपए इस मिशन में लगाए, लेकिन एक ढंग का टावर नहीं लगा सके जिससे बंदा इंसानों की तरह बात ही कर ले। इसी दौरान आखिरी ट्राई में हेडक्वार्टर में कॉल मिल जाती है। मोजेस खातून-ए-हज़रात, ये कॉल आर्काइव कंपनी के लिए इस कदर अहम थी कि जीटा स्पेस एजेंसी और आर्काइव के तमाम हेडक्वार्टर्स में ये कॉल बराह रास्त ऑन एयर कर दी गई। जॉर्ज जीत के नशे में झूमता कम्युनिकेशन ऑफिसर को हेलो कहता है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, जॉर्ज कैसे हो? ये आवाज, ये लहजा, ये तरन्नुम वो हजारों आवाजों में भी पहचान सकता था। वो जूलियस ही थी जो दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठी थी। अब जॉर्ज के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर उसकी बीवी कंट्रोल रूम में मौजूद थी और जिंदा थी तो बॉक्स में किस जूलियस का ब्रेन पड़ा हुआ था? इसी दौरान मिस्टर वेलन कैमरे के सामने आकर कहता है, मिस्टर जॉर्ज, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको इतनी सर्दी क्यों लग रही है, बाहर का मौसम इतना खराब क्यों है और हमारा आपसे राब्ता दिन ब दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है, और इस पर हम खामोश भी क्यों थे? मोजेस खातून-ए-हज़रात, ये सुनते ही जॉर्ज की आंखें फैलती चली जाती हैं और वो हैरत से स्क्रीन को देखता ही चला जाता है। सारी गेम उसकी फौरी समझ में आ जाती है। दरअसल उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जूलियस नहीं बल्कि जॉर्ज मारा गया था। जॉर्ज आर्काइव कंपनी के लिए एक बहुत ही कीमती साइंटिस्ट था। वो उसे किसी भी सूरत खोना नहीं चाहते थे, लिहाजा उसके डेड होते ही उसका ब्रेन निकाल लिया गया और उसे सिमुलेशन डेटा के जरिए ही पहले की तरह रवाना कर दिया गया। अब वो पूरी कहानी में जो भी करता है, यानी जॉर्ज जो भी करता है, दरअसल रियल में वो कहीं भी नहीं हो रहा था। जॉर्ज का ब्रेन हकीकत में एक बॉक्स में बंद होता है और उसके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं और वो वहीं से अपने तखय्युल के जरिए जिस तरह मिशन को पूरा करता है, उसकी तमाम टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एक फिल्म की तरह कंट्रोल रूम में देखी जा रही होती है। और यूं आर्काइव के साइंटिस्ट जान लेते हैं कि जॉर्ज एक नेचुरल ब्रेन को डिजिटल ब्रेन में कैसे कन्वर्ट कर सकता था। कहानी में ये जो सर्द तरीन इलाका दिखाया गया है, ये आर्काइव के सिमुलेशन डेटा का हिस्सा नहीं होता, बल्कि इसका तखय्युल जॉर्ज का दिमाग खुद से तराशता है, क्योंकि ब्रेन किसी भी किस्म के बॉडी टेम्परेचर से जुड़ा हुआ नहीं होता और ना ही किसी बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है। तो ब्रेन को सर्दी का एहसास होता है और वो उसी हिसाब से तखय्युल तराशता है। नाज़रीन, जब वेलन और मेलन जॉर्ज से मिलने गए तो उसने कनेक्शन खराब होने का और सर्दी लगने की शिकायत की थी। दरअसल वक्त के साथ साथ जॉर्ज का ब्रेन मरना शुरू हो चुका था। तभी वो अपने तखय्युल में सर्दी की शिद्दत को महसूस करता है और डेड सेल्स की वजह से आर्काइव के साइंटिस्ट जॉर्ज को सिमुलेशन डेटा यानी हदायत ठीक से नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से जॉर्ज को लगता है कि शायद कम्युनिकेशन टावर में कुछ मसला है। जॉर्ज जब वेलन और मेलन से कनेक्शन के खराब होने और सर्दी के मसाइल को डिस्कस करता है तो कंट्रोल रूम में शदीद बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि उसके ब्रेन के डेड होने का वक्त बिल्कुल नजदीक आ चुका था और अभी उसे इस मिशन का फाइनल करना था। लिहाजा कंट्रोल रूम से साइंटिस्ट उसे सिमुलेशन डेटा के जरिए ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे कोई दुश्मन उन पर नजर रखे हुए है, ताकि अगर वो इस इन्वेंशन में मजीद कुछ क्रिएटिव करना चाहता है तो वो जल्द अज जल्द कर डाले, क्योंकि उसके बाद उसे हमेशा के लिए डेड हो जाना है। और आज उसकी ब्रेन लाइफ के आखिरी चंद मिनट थे। एक जूलियस वो थी जो उसकी अपनी इजाद थी और दूसरी आर्काइव के कंट्रोल रूम में कैमरे के सामने खड़ी थी, जो उसे सोर्स कोड के जरिए दिखाई जा रही थी। मोजेस खातून-ए-हज़रात, हादसे के वक्त जूलियस प्रेग्नेंट थी और अब जॉर्ज उसके साथ अपनी 3 साला बेटी को भी देखता है और पुरनम आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो उस रूह को अपनी आंखों में समो लेना चाहता हो। साइंटिस्ट उसके ब्रेन से उसका पूरा मिशन रिकवर कर चुके थे। उसकी बीवी अपनी बेटी के साथ आखिरी मुलाकात कर चुकी थी। जॉर्ज बेबसी से जमीन पर बैठ जाता है। उसे किसी भी सूरत यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर चुका है और अब उसका ब्रेन भी हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा। असल जूलियस वहां से हट जाती है। साइंटिस्ट जॉर्ज के ब्रेन को डेथ की कमांड जारी करते हैं
और जॉर्ज एक स्याह तरीन आंधी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है, जो 1 सेकंड में सब कुछ निकल जाती है और वहां कुछ भी बाकी नहीं होता। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यूं ये कहानी अपने डिफरेंट प्लॉट के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अच्छा जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपको ये साइंस फिक्शन कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके आगाह जरूर कीजिएगा।